आज अगर आप किसी टीवी डिबेट, यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स में चले जाओ तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, लेफ्ट और राइट विंग। लेकिन एक मिनट, ये लेफ्ट विंग और राइट विंग आखिर है क्या? ये सिर्फ दो पॉलिटिकल लेबल्स हैं या इसके पीछे कोई कहानी छिपी हुई है? और अगर ये सिर्फ दो आइडियोलॉजीज हैं तो दुनिया भर के सबसे बड़े आंदोलन, कई देशों की सरकारें, रिवॉल्यूशन और कई सालों से चले आ रहे पॉलिटिकल डिबेट इसके इर्द गिर्द ही क्यों घूमती हैं? और सबसे हैरानी की बात यह है कि आज भारत में लगभग हर बड़े मुद्दे, चाहे वो रिजर्वेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो, नेशनलिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, कहीं ना कहीं इस टकराव से जुड़ जाते हैं। कैसे सिर्फ दो तरफ बैठने से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स ही दो हिस्सों में बंट गई? इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा 18वीं सदी के फ्रांस। साल था 1789। यूरोप का एक देश फ्रांस, जहां एक तरफ शाही माहौल में ऐशो आराम था, वहीं दूसरी तरफ आम लोग खाने के लिए भी तरस रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि लोगों ने एक सवाल उठाना शुरू कर दिया, आखिर सिर्फ कुछ लोग जन्म से ही खास क्यों हैं और बाकी लोग उनके लिए क्यों जिए? ये सवाल धीरे धीरे गुस्से में बदल गया और आगे चलकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन बना। बढ़ते बगावत को देखते हुए फ्रांस के राजा ने देश के प्रतिनिधियों की सभा बुलाई। मकसद था देश का भविष्य तय करना। असेंबली में कुछ लोग मानते थे कि पुराने सिस्टम से बाहर निकलना होगा, राजा के अधिकार और ताकत को कम करना होगा और आम लोगों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। जबकि दूसरा पक्ष ये मानता था ये परंपराएं सदियों पहले बनी हैं और चलती आ रही हैं, इसलिए राजा, चर्च और उनके कुछ खास अधिकारों को बचाए रखना जरूरी है। और इसी बीच एक दिलचस्प चीज हुई, जो लोग बदलाव चाहते थे वे असेंबली के लेफ्ट साइड में बैठे और जो लोग राजा और पुरानी परंपराओं के साथ थे वो राइट साइड में बैठे। और यहीं से शुरू हुआ लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट। ये दोनों सोच सिर्फ फ्रांस के असेंबली तक नहीं रुकी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया ने देखा कि कैसे कुछ ही सालों में सदियों पुराना सिस्टम बदल गया। अब लोगों के मन में एक ही बात थी, अगर फ्रांस सुधर सकता है तो हम क्यों नहीं? धीरे धीरे ये सोच आगे बढ़ी और फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इसी दौरान कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर ने लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को नई दिशा दी, जबकि एडमंड ब्रूके जैसे थिंकर राइट विंग के साथ खड़े नजर आए। रसिया की क्रांति, चीन की क्रांति और यूरोप की क्रांति। इसी बीच एक बड़ा नाम था चे गुवेरा का, जो इक्वालिटी और सेकुलरिज्म में विश्वास रखते थे। हर देश ने लेफ्ट और राइट विंग की आइडियोलॉजी को अपने हिस्ट्री, कल्चर और प्रॉब्लम के साथ बदल दिया और जब ये आइडिया भारत आया तो इसकी आइडियोलॉजी और भी ज़्यादा चेंज हो गई, क्योंकि ब्रिटिश अपने साथ सिर्फ हुकूमत नहीं लाए थे। यूनिवर्सिटीज़, इंग्लिश एजुकेशन, न्यूज़पेपर और यूरोप की पॉलिटिकल फिलॉसफी ने इंडियन यूथ की सोच को भी बदलना शुरू कर दिया था। आज़ादी की लड़ाई सब लड़ रहे थे, लेकिन आज़ाद भारत कैसा होगा इस पर सबकी सोच एक जैसी नहीं थी। एक तरफ भगत सिंह जैसे लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाले क्रांतिकारी थे, जिनकी राइटिंग्स में समाजवादी विचारों का प्रभाव साफ दिखाई देता है। भगत सिंह सामाजिक और आर्थिक बदलाव को भी आज़ादी जितना ही जरूरी मानते थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता यूरोप के सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। आज़ादी के बाद इंडिया के प्लानिंग मॉडल, पब्लिक सेक्टर और वेलफेयर स्टेट में इस प्रभाव की झलक साफ देखी जा सकती है। लेकिन इंडिया ने भी सिर्फ लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी फॉलो नहीं किया। साल 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। वीडी सावरकर, केशव प्रसाद हेडगेवर इंडिया में राइट विंग के ये बड़े नेता थे। राष्ट्रवाद, इंडियन कल्चर और पुराने रीति रिवाजों को इन्होंने अपना सेंटर बनाया, जिसके बाद आगे चलकर राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इसने नई दिशा दी। और शायद इसी वजह से इंडिया की ऑन एन एवरेज पॉलिटिकल डिबेट के पीछे लेफ्ट और राइट विंग आइडियोलॉजी की टकरार नजर आती है। क्योंकि सच तो यही है कि आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी 1789 के लेफ्ट और राइट विंग जैसी नहीं रही। समय के साथ इसमें नए आइडियाज जुड़े और सभी ने इसे अपने हिसाब से अपनाया।
लेकिन जब भारत के किसी मुद्दे पर बात होती है तो दोनों की सोच में फर्क आज भी आ जाता है। अगर देश में बेरोजगारी, गरीबी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ने लगे तो लेफ्ट का कहना होता है कि सरकार को इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पब्लिक सर्विसेज स्ट्रांग होनी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाकर गरीब वर्ग की मदद करनी चाहिए। वहीं राइट विंग का मानना होता है कि इकोनॉमी तब तेजी से बढ़ेगी जब प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाए, बिजनेस पर गवर्नमेंट की कम पाबंदियां हों और मार्केट को ज़्यादा आज़ादी मिले। लेकिन टकराव सिर्फ इकोनॉमी तक नहीं है। सोचिए, अगर समाज के कुछ लोग सदियों तक पीछे रहे हों तो क्या सबको एक ही लाइन में रेस शुरू करनी चाहिए, या जो पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ने के लिए अलग से सपोर्ट मिलना चाहिए? इसी सवाल से रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस और मेरिट जैसे पॉइंट पर लेफ्ट और राइट विंग के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सामने आते हैं। और इसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, यूसीसी और पर्सनल लॉ पर जब भी डिबेट होते हैं तो लेफ्ट और राइट विंग की आइडियोलॉजी एक दूसरे से टकराती है। यहाँ बहस सिर्फ कानून की नहीं होती, यहाँ सवाल होता है कि पुरानी परंपराओं को बचा कर रखा जाए या फिर समय के साथ इन्हें अपग्रेड कर देना चाहिए। यही वजह है कि इंडिया में डिबेट चाहे नेशनलिज्म का हो, सेक्युलरिज्म हो, रिजर्वेशन हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या फिर रिलीजन इन पॉलिटिक्स की बहस हो, ये सिर्फ पॉलिसीज पर नहीं होती। इसके पीछे खड़ी होती है दो आइडियोलॉजीज, लेफ्ट और राइट विंग। तो अब आखिरी और बड़ा सवाल ये है कि लेफ्ट और राइट विंग में सही कौन है? सच कहूँ तो इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। ये तो दो अलग तरीके हैं देश और समाज को देखने के। अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, सोशल इनजस्टिस हो तो लोगों को लेफ्ट की बातें सही लग सकती हैं। वही बात जब नेशनल सिक्योरिटी की हो तो राइट विंग की आइडियोलॉजी भी लोगों को प्रभावित करती है। और शायद इसीलिए दुनिया के किसी भी सफल देश ने लेफ्ट या राइट विंग की आइडियोलॉजी को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। और इंडिया का कंडीशन भी सेम ऐसा ही है। समय के साथ इंडिया ने भी लेफ्ट और राइट विंग की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया है। और फिर किसी भी देश को बदलने का काम आइडियोलॉजी नहीं करती, देश को बदलने का काम करते हैं उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग। ऐसे में आप किस आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे कहीं छूट न जाए।